नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट, जो कि आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसमें हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आपका जेनेटिक्स है। ऑलरेडी मैंने यूनिट फर्स्ट कवर कर दिया है और जो आपका बायोस्टैट का पार्ट है उसे मैंने ऐड ऑन कर दिया है, तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा। वो मैंने पहले पढ़ा रखा है एक सेमेस्टर में, सेम चीज़ें आपको भी पढ़नी है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? मेंडल की थियरी पढ़ी थी इनहेरिटेंस के बारे में, कि मेंडल ने क्या बताया। ठीक है, तो मेंडल ने जो चीज़ें कंसीडर की थी, उन्होंने क्या बताया था? जीन के बेसिस पे, फैक्टर के बेसिस पे। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो क्रोमोसोम को बेसिस मान के बताते हैं कि इनहेरिटेंस यानी कि एक कैरेक्टर, जैसे कि आपके मदर फादर का कोई कैरेक्टर आपके अंदर कैसे आता है, ये क्रोमोसोम के बेसिस पे बताया। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले जो चीज़ आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मेंडल की थियरी इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो जब मेंडल की थियरी आपने पढ़ ली थी इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल यही बता रहे थे। उन्होंने दो थियरीज दी, दो लॉ दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक हाइपोथेसिस, एक उनकी परिकल्पना, एक सोच थी कि ऐसा होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ठीक है, तीन चीज़ों ने बताई और उन्होंने उसमें यही बताया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया कि दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ, आप दो कैरेक्टर ले रहे हैं, लाइक कोई रेड ले रहे हैं और वाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर आपस में क्या होंगे? मिक्स नहीं होंगे, ये अपना अलग अलग कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरा जो उनका लॉ था, लॉ ऑफ क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी उन्होंने बताया कि अगर आप दो कैरेक्टर लेते हैं, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जान रहे थे, अगर आप दो कैरेक्टर लेते हैं तो भी वो क्या होंगे? अलग अलग अपना कलर वगैरह, लंबा कलर जैसा लेंगे, वो वैसे दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि लंबा छोटे के साथ मिक्स हो जाएगा, लंबा कलर के साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्सिंग नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आज़ादी। हम लोग क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, अपनी आज़ादी का दिवस। तो उसी तरीके से कैरेक्टर भी क्या होंगे? आज़ाद होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात बताई। ठीक है, लेकिन मेंडल की जो थियरी थी, ठीक है, उन्होंने बता तो दिया इनहेरिटेंस के बारे में, लेकिन मेंडल साहब जो थे, जिस टाइम पे इन्होंने डिस्कवरी की, उस टाइम पे कई सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, ड्रॉबैक्स इन द सेंस उनके चीज़ों में कुछ कमियां थी। जैसे पहली कमी की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मेंडल क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। एक क्या थे? मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अब मैथमेटिशियन होने की वजह से इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द चीज़ें, आप देख रहे हैं मेंडल में 1:2 का 1 का रेशियो देख रहे हैं, 3:1 का रेशियो देख रहे हैं, मल्टीप्लाई देख रहे हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें किसमें बताई? मैथ्स में बताई, जिसकी वजह उस टाइम पे जो बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि उस टाइम पे जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी चीज़, पब्लिकेशन बहुत कम था इनके टाइम पे। पब्लिकेशन यानी कि पेपर, आजकल पब्लिश करना कितना आसान हो गया है। आप ऑनलाइन इतनी चीज़ें पब्लिश कर दीजिए, अपना कोई भी पेपर लिखिए, ऑनलाइन कुछ भी देख लीजिए, घर बैठे आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेंडल के टाइम पे पब्लिकेशन, यानी कि इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन वो चीज़ पब्लिश, यानी कि मान लीजिए कोई भी अच्छी चीज़ की खोज होती है, ठीक है, आजकल नेट पे कितनी चीज़ें आसानी से वायरल हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो इस वजह से इनकी चीज़ें पब्लिश नहीं हो पाई, इस वजह से लोग और नहीं जान पाए। और तीसरी बात, इन्होंने, आप, मैंने तो जीन वर्ड का यूज़ किया है, जब मैं मेंडल को पढ़ा रही थी तो मैं जीन बार बार कह रही थी, लेकिन इन्होंने कभी भी जीन वर्ड का नाम नहीं लिया। इन्होंने जीन को क्या कहा? फैक्टर। समझ रहे हैं आप? मैं आपसे कहूँ रेड को मिलाकर और एक चीज़ और मिलाकर क्या बन गया? वाइट बन गया। ठीक है, अब इन्होंने इसी एक चीज़ क्या है, इसको फैक्टर कहा। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये जीन है। सबसे बड़ी कमी इनकी यही थी कि इन्होंने हमेशा क्या कहा कि कोई चीज़ है जो जो पेरेंट से बच्चों में जा रही है, फिर बच्चों से उनके बच्चों में जा रही है, कोई एक चीज़ जा रही है। ये बात इन्होंने इसको क्या कहा? फैक्टर। तो आप कैसे मान लेंगे कि उस टाइम पे साइंटिस्ट ने सोचा क्या बकवास कर रहा है, कैसे बोल दे रहा है कि कोई चीज़ जा रही है? तो वही बात थी कि उन्होंने बस जीन नाम लेना नहीं सीखा, जीन नाम नहीं दे पाए। हमेशा वो फैक्टर कहते थे, कोई फैक्टर है जो इस पेरेंट से बच्चों में जा रहा है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही बात उनके में कुछ कमियां थी।
जिस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। आप सबको पता है कि 1864 में क्या हुआ था, मेंडल ने अपना प्रपोज किया था, ठीक है। तो 1864 में ये सारी कमियां थी, तो उस टाइम पे इनकी बातें समझ नहीं पाए। उसके बाद 90s में दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, सटन एंड बोवेरी, दो साइंटिस्ट आए, सटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्रोमोसोमल यानी कि जो मेंडल ने बताया वो क्या बताया, फैक्टर, उसी फैक्टर को बाद में क्या नाम दिया गया, जीन। उन्होंने जीन के बेसिस पे बनाया। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम के बारे में आपने पढ़ा था, अभी मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी, सेल साइकिल जो मैंने पढ़ाया था। क्रोमोसोम में, सेल साइकिल में एनाफेज में क्या बताया था कि क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं और पेरेंट में आ जाते हैं, ठीक है। वही बात इन्होंने बताई कि क्रोमोसोम के बेसिस पे, कि क्रोमोसोम में आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और जब क्रोमोसोम डिवाइड्स होते हैं तो वही क्या करते हैं, आगे इनहेरिट होते हैं। इन्होंने भी क्या बताया, इट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स फंडामेंटल। ये सारी बातें किस पे थी, जेनेटिक्स फंडामेंटल पे। इन्होंने क्या चीजें कही, इन्होंने कहा कि दे सेड जीन्स आर द यूनिटी ऑफ हेरिडेटरी प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जीन क्या होते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल का जीन, जो जीन है, ठीक है, ये आपका कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो वही बताया इन्होंने कि हेरिडेटरी यानी कि जो कुछ चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही हैं, उसका जो यूनिट है जीन है, जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा ऐसा क्या है, स्ट्रक्चर है जिसमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल जीन पे ही आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही कि क्रोमोसोम ऐसी चीज है जिसपे क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द मेंडल थियरी, द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। जब फिर से रीडिस्कवरी हुई थी, आप सबको पता है कि मेंडल की में अपने डिस्कवरी तो पहले कर ही दी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद मेंडल की रीडिस्कवरी किसने, वॉन सेरमार्क, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस, 3 साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया उस चीज को कि अरे ऐसा भी है कि मेंडल ये चीजें जो हम डिस्कवर कर रहे हैं वो मेंडल पहले ही डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग जगह के, एक जर्मनी के, एक हॉलैंड के और एक ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। तीनों ने अलग अलग जगहों पे डिस्कवरी की और सेम चीज डिस्कवर की जो मेंडल 1864 में डिस्कवर कर चुके थे। तो वहां पे क्या हुआ कि मेंडल की जो वो डिस्कवरी थी, वो जब वो एग्जिस्टेंस में यानी कि जब वो पता चला कि ऐसा है, तब लोगों ने माना कि हाँ, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये भी सही है, क्योंकि ये भी मेंडल के जैसा ही चीज है, ठीक है। सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि क्या था कि इनमें क्या था, जीन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। ये बार बार फैक्टर कह रहे थे, कोई फैक्टर जा रहा है, कोई फैक्टर जा रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने जीन नहीं बताया। इस वजह से इनके साइंटिफिक आइडियाज अच्छे नहीं थे, इनको सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पे इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो इवोल्यूशन पे यानी कि डार्विन वगैरह उस टाइम पे बहुत फेमस थे, ठीक है। और बात क्या होगी, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत कमी थी। वो पीपल्स को कन्वे नहीं कर पाए, मतलब मना नहीं पाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो मतलब उस अपनी बात को वो रख नहीं पा रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन मैं एज अ टीचर एक स्टूडेंट को समझा नहीं पा रही हूँ, ठीक है, उस चीज़ को, तो ये क्या माना जाएगा कि आपके अंदर कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की कमी है। चीज़ें तो आपको आ रही हैं लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। वही केस यहाँ पे था कि ये लोगों को समझा नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और इनका जो बायोलॉजिकल रूल था, थोड़ा सा मैथ का ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट था उस पर, तो इस वजह से भी क्या हुआ, थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर टाइम जैसे पास हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, व्रीज, कोरेंस एंड सेरमार्क, तीनों ने क्या किया, फिर से डिस्कवरी की और देखा कि जो मेंडल कह रहे थे वो सही था, ठीक है। तो सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था, उन्होंने नोट किया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था वो एकदम जीन के जो बिहेवियर है उसकी तरह था, जो कि मूवमेंट ऑफ जो क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है, जो सेल साइकिल में आप देखते हैं कि मेटाफेज पे आ जाता है, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है, और फिर जब एनाफेज आता है तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग हो जाते हैं और फिर 2 सेल बन जाता है, और दोनों में क्या होंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये अलग सेल बन जाएगा, ठीक है। यही बात को सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, इसी को क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि
टेलीस्कोप के से, माइक्रोस्कोप की इसकी मदद से, और उन्होंने प्रूव किया कि मेंडल का जो लॉ है वो क्रोमोसोम के मोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एनाफेज के टाइम पे आप सब जानते हैं क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम अलग अलग होता है। अगर आपने सेल साइकिल नहीं पढ़ी है अभी तक, सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ जाके उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उसके ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी कि डिवाइड क्या होता है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से डिवीजन होता है। तो जो आइडिया ऑफ क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है केम फ्रॉम द आइडिया ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन बाय द मेंडेलियल प्रिंसिपल। तो जो ये आइडिया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का कि क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि क्रोमोसोम पे ही आपके क्या पाया जाता है, जीन में ही डीएनए पाया जाता है, डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। और यही क्या होता है, क्यों आपका डीएनए आपके मदर फादर से मिलता है, क्योंकि उसकी एक कॉपी आपके अंदर मदर फादर की आती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, आपके कोई भी ऐसे होता है, कोई भी ऐसे मान लीजिए बड़े हीरो हीरोइन है, कोई कह देता है मैं ऐश्वर्या राय का बेटा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, तो क्या होता है, आपका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, 2 सेल को लिया, ठीक है, 2 सेल लिया। यहाँ पे एक क्या किया, लॉन्ग ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है और ये शॉर्ट ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है, और यहाँ भी इसी तरीके से 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक सेल के अंदर का क्रोमोसोम है और ये एक सेल के अंदर। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की बात की जा रही है, 2 सेल, दोनों सेल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऑरेंज के साथ ग्रीन है और येलो के साथ रेड है, यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड है और येलो के साथ ग्रीन है। तो यहाँ पे मियोसिस सेकंड के एनाफेज में आप क्या देखते हैं कि ये देखिए ऑरेंज के साथ ग्रीन अलग हो जा रहा है एक सेल में और रेड के साथ यहाँ पे ये, और उसी तरीके से इस सेल में भी मियोसिस सेकंड में जो जिसके साथ है वो अलग हो जा रहे हैं, और बाद में जर्म सेल में ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज क्रोमोसोम में दिखाई गई है, ठीक है, कि क्रोमोसोम जब इस तरीके से अलग अलग आ जा रहे हैं तो ये क्या शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे जीन का नहीं बताया गया, जीन मेंडल जो बात कर रहे थे वो जीन की बात कर रहे थे, ठीक है, वो जीन को लेकर चल रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जैसे क्रोमोसोम मियोसिस सेकंड में एनाफेज में अलग होता है, 4 जर्म सेल बनता है, अगर यहीं पे मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 ही सेल बनता है, ठीक है, लेकिन मियोसिस सेकंड जब हो जाता है तो 4 जर्म सेल बन जाते हैं, और देख सकते हैं हम हर एक क्या हुआ, अलग अलग इस तरीके से, जो जिसके साथ था वो अलग अलग आया है। तो क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली भले ही एक साथ है लेकिन अलग अलग ये अपने कैरेक्टर आ रहा है, ये बात यहाँ पे बताई। एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये कैपिटल वाई है येलो सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन सीड को, ठीक है, और कैपिटल आर राउंड सीड को और स्मॉल आर रिंकल्ड सीड को। रिंकल्ड मतलब इस तरह झुर्रीदार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम आया, ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे इसकी बात करिए येलो सीड और यहाँ पे बात की जा रही है राउंड सीड की। और फिर यहाँ पे येलो सीड के साथ ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल के साथ स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर था, यहाँ स्मॉल आर ले लिया गया है, उसी तरीके से यहाँ स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर ले लिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ रहा है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ रहा है, ठीक, मियोसिस फर्स्ट में। उसी तरीके से कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर था तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, ठीक है। और जब इनका मियोसिस सेकंड होता है तो भी गैमेट क्या हो रहे हैं, आपका एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर था, फिर कैपिटल वाई के स्मॉल आर। इस तरीके से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम के साथ आपके कैरेक्टर अशॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली, जिसके साथ जो है वो इंडिपेंडेंटली आ रहा है। लाइक ये वाले के साथ ये वाला ब्लेंड नहीं हो रहा है, मतलब मिक्स नहीं हो जा रहा है, ये अपना अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, उसी तरीके से ये अलग आ रहा है, वाई का अलग आ रहा है, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम में जा रहा है। और ये चीज़ कब होती है, जब आप देखते हैं कि जब इस तरीके से आपका ये सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये आप इसको मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए आप मेटाफेज पे इक्वेटोरियल प्लेट पे है, और जब आगे देखेंगे कि क्या होता है, यही चीज़ ये देख रहे हैं कैपिटल वाई, इस तरीके से क्या हो रहा है, कैपिटल वाई अलग हो जा रहा है एक का, और इस तरीके से कैपिटल आर एक का, उसी तरीके से ये दूसरे का क्या हो रहा है, इसका एक पार्ट कैपिटल वाई, ठीक है, इस तरीके से अलग हो गया, और स्मॉल वाई इस तरीके से, और ये दोनों फिर अलग अलग सेल बना लेंगे। वही चीज़ यहाँ आपको दिखाया गया है, इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो रहे हैं। होप ये चीज़ क्रोमोसोमल थियरी आपको समझ में आ गई होगी। फिर सटन और बोबरी क्या किए, आर्गू किए एक साथ, और पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड, ठीक है, फैक्टर्स का मतलब जीन। यहाँ पे बात की जा रही है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, अलग होंगे, और उनपे जो कैरेक्टर पाया जाएगा, यानी कि जो जीन पाया जाएगा वो अलग अलग क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग सेल में चले जाएंगे, ठीक है।
सटन क्या थे, यूनाइट किए नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ। उन्होंने जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन यानी क्रोमोसोम को अलग हो रहे हैं जो एनाफेज में, उसको और मेंडल का जो प्रिंसिपल था यानी कि जीन के ट्रांसफर होने का, उसको एक साथ क्या किया, मिला दिया और उसी को क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आइडिया था सिंथेसिस इसका, एक्सपेरिमेंट का, इसका वेरिफिकेशन किया गया किसके द्वारा, थॉमस हंट मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस चीज़ को क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई किया कि ये बात सही है। वह थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग ने मिलकर ये चीज़ क्या की, बताया कि बेसिस फॉर द वेरिएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, ये एक बेसिस है कि लोगों में क्या होता है, वेरिएशन आए डिफरेंट, जैसे हमारे मदर फादर जैसे हम सेम डिट्टो ऐसे नहीं होते, हम अलग होते हैं, उसके वेरिएशन के लिए ये सेपरेशन, ये चेंज जरूरी है। और उन्होंने ये बात बताई। फिर आगे उन्होंने एक छोटी सी फ्रूट फलाई जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उस पर वर्क भी किया और उन्होंने इसके स्टडी पे कुछ आइडिया देखा और चीज़ें देखी, तो इन्होंने पाया कि जो ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये भी सही है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, बेसिकली जो क्रोमोसोम का ये आपका सेल है, सेल में क्या हो गया, ये आपके क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, इनके सेपरेशन जो हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये अलग हो रहा है। फिर ये आगे चल के एक सेल इधर एक सेल इधर, ये क्रोमोसोम इधर आ गया इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया इधर आ गया, इसको और इसी के साथ उन्होंने जो मेंडल का आइडिया था, तो अगर आपने मेंडल का आइडिया नहीं पढ़ा यानी कि मेंडल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है तो उसे जाकर पढ़ लीजिए कि जीन का ट्रांसफर होता है, अलग अलग सेल्स में जाते हैं और नया गैमीट बनता है। दोनों आइडिया को मिलाकर क्या बताया, क्रोमोसोमल थियरी, क्रोमोसोम का सेपरेशन, और मेंडल की थियरी को लेकर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बना दिया। होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में अगर नहीं आई है कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।